सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जिसमें जिनोवो बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि क्या मॉन्स्टर भी डर महसूस करते हैं या नहीं, पर अब मुझे पूरा यकीन है। इतना कहते ही जिनोवो आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, जो इन तीनों का लीडर था। जिनोवो की आंखों में एक अलग ही ब्लड डस्ट दिख रही थी। इस वक्त वो खुद एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वो मॉन्स्टर तुरंत अटैक करता है और जिनोवो के वाइटल स्पॉट को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनोवा आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने एक अटैक से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। जिनोवा उसका फेस ग्रैब करके उसका मास्क तोड़ने वाला होता है, तभी एक आवाज़ आती है, आई गिव अप। जिनोवा तुरंत समझ जाता है कि ये एक लड़की की आवाज़ है। जब वो मास्क उतारता है तो सच में वो एक लड़की होती है, जो तुरंत घबरा करके बोलने लगती है, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिनोवा कहता है, पहले तुमने हमारे सोल्जर्स पर अटैक किया और अब माफ़ी मांग रही हो। लड़की कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस अपनी और अपने साथियों की रक्षा करने के लिए किया था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिनोवो सोचता है, मैंने इतना सेल्फिश डीमन आज तक नहीं देखा, और ये दिखने में भी इंसानों जैसा लग रही है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि उसे छोड़ना चाहिए या नहीं, तभी वो लड़की पीछे से अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार टस्क तुरंत अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके जिनोवो को बचा लेता है। जिनोवो गुस्से में बोलता है, तुम क्या कर रही हो? लेकिन लड़की फिर से माफ़ी मांगने लगती है और नीचे झुक जाती है। टस्क को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि कहीं ये कोई और ट्रिक ना हो, इसीलिए वो अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज़ करके उसे हवा में उठा लेता है। डर के मारे लड़की बोलती है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी। तुम्हें एंट्री पास चाहिए ना नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए? मेरे क्लैन वालों के पास सेफली रखा गया है। अगर तुम मुझे बिना कुछ किए उनके पास पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एंट्री पास दे दूंगी। जिनोवो सोचता है, तो इसीलिए हमें अब तक एंट्री पास नहीं मिला। मुझे नहीं लगा था कि मॉन्स्टर खुद उसका प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिनोवो को इस पर डाउट होता है, इसीलिए वो अपना ब्लड डस्ट एक्टिवेट करके उससे गुस्से में पूछता है, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? लड़की पूरी तरीके से डर जाती है और तुरंत कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जिनोवो कहता है, ठीक है, मुझे तुम एंट्री पास दे दो, मैं बिना किसी को हार्म किए यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम लोग हो कौन? इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है एक नई जगह पर। वहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो समुद्र पार करके आया है और अब हंटर और सिविलियन को मार रहा है। ये वही मॉन्स्टर है जो सीजन 1 के एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जो जेजू आइलैंड के डंजन ब्रेक के बाद भाग गया था, और अब सालों के बाद मॉन्स्टर फाइनली आइलैंड क्रॉस करके रियल वर्ल्ड में आ गया है। अगर आपको डंजन ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बता दूं कि अगर एक डंजन के बॉस को 7 दिन के अंदर नहीं हराया जाए तो उस डंजन के सारे मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। इसे ही डंजन ब्रेक कहते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर सीन वापस डीमन कैसल पर शिफ्ट होता है। जिनोवो उस मॉन्स्टर लड़की से सवाल पूछ रहा होता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम भी वही आवाज़ें सुनते हो जो इंसानों को मारने के लिए कहती है? लड़की सर हिलाती है, नहीं, हमें अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। जिनोवो क्यूरियस हो जाता है, अलग तरह की आवाज़ मतलब? लड़की कहती है, हमें सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है अपने इलाके की रक्षा करो। जिनोवो के मन में नए नए सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि ये उसके सिस्टम के बारे में जानने का सबसे अच्छा मौका है। वो एक और सवाल करता है, तुम ये आवाज़ कब से सुन रही हो? लड़की कहती है, जब से हमने अपनी आंखें खोली है। जिनोवो और भी क्यूरियस हो जाता है, तो फिर आंखें खोलने से पहले तुम लोग कहाँ थे? लड़की सोचने लगती है और फिर कहती है, डीमन वर्ल्ड में, लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ आ गए। जिनोवो और भी गहरे सवाल करता है, डीमन वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे थे? अचानक से लड़की ग्लिच होने लगती है, जैसे कोई चीज़ उसके सिस्टम में इंटरफेस डाल रही हो, लेकिन वो एक शब्द कहने में सफल हो जाती है, वॉर। जिनोवो शॉक हो जाता है, वॉर किसके खिलाफ? लड़की धीरे से बोलती है, एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ, जो इतना पावरफुल था कि सारे डीमंस को मिलकर एक साथ आना पड़ा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलने वाली होती है, उसके सिस्टम और ज़्यादा ग्लिच होने लगता है। एक वार्निंग मैसेज आता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की लिमिट एक्सीड हो गई है और अब डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जिन्हों वो समझ जाता है कि सिस्टम खुद उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करने दे रहा है, लेकिन वो एक लास्ट अटेम्प्ट करता है और पूछता है, कौन है वो शक्तिशाली दुश्मन जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? लड़की कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी सिस्टम फिर से इंटरफेस डाल देता है। इस बार वो बेहोश हो जाती है। अब जिन वो के सामने और भी ज़्यादा बड़े सवाल हैं, कौन है वो पावरफुल एनिमी जिसके लिए डीमन एक साथ आए थे, और जिन वो को सिस्टम इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देना चाहता? सीन वापस एंट मॉन्स्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कुछ हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। इस एंट मॉन्स्टर की स्ट्रैटेजी अलग होती है। सबसे पहले ये ग्रुप के सबसे वीकेस्ट हंटर को मार डालता है, फिर बिना किसी देरी के हीलर को भी खत्म कर देता है, जिससे टीम के बचे खुचे लोग डिफेंसलेस हो जाएंगे। इस मॉन्स्टर के पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट हंटिंग इंस्टिंक्ट भी होती है।
लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये एक वीडियो क्लिप थी जो कोरिया के हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में चल रही थी। इस नए तरह के एंट को म्यूटेंट एंट कहा जा रहा था। पहली बार ये जापान के एक आइलैंड पर देखे गए थे, जहां सिर्फ एक एंट को ख़त्म करने में पूरा एक दिन गया था। इस फाइट में 4 ई रैंक हंटर्स, एक डी रैंक हीलर और एक सी रैंक लीडर मारा गया था। आखिर में एक ए रैंक हंटर आया, तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आई। ये जानकर मीटिंग रूम में हलचल मच जाती है। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या सिर्फ एक ए रैंक हंटर ही मॉन्स्टर को रोक सकता है? जापान की तरह कोरिया में भी बहुत सारे आइलैंड है। अगर ये म्यूटेंट एंट कोरिया तक पहुंच गए तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। चेयरमैन भी टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, हम हर आइलैंड पर नज़र नहीं रख सकते और अब तो ये एंट उड़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनते ही सभी हंटर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के पास ज़्यादा हाई रैंक हंटर्स भी नहीं है। लो रैंक हंटर्स तो इन एंट्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मीटिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन चेयरमैन के मन में नया सवाल आने लगता है, किस कंट्री से मदद मांगा जाए? चाइना और रशिया से मदद लेना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद एक काफ़ी बड़ी कंट्री है। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हंटर्स की ज़रूरत होती है। यूएसए ने पहले ही मना कर दिया है। जब पिछली बार एस रैंक गेट ओपन हुआ था, तभी चीफ जिनउल आते हैं और कहते हैं, मीटिंग के दौरान मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन एक यूएसए का एस रैंक हंटर हमसे कांटेक्ट कर चुका है। जिनचुल बताते हैं कि ये कोई और नहीं, डोंगसू है। अगर आपको याद नहीं हो तो ये वही है जिसको जिनवो के फादर ने पीटा था। डोंगसू भी जेसू आइलैंड के रेड में मदद करना चाहता था, लेकिन चेयरमैन और जिनचुल दोनों को पता था कि सिर्फ ये एक वजह से इंटरेस्टेड है, जिनवो। जिनचुल फिर बताता है, सिर्फ डोंगसू ही नहीं, एक नेशनल लेवल हंटर ने भी हमसे कांटेक्ट किया है। सीन वापस डीमन कैसल में शिफ्ट होता है, जहां वो डीमन लड़की होश में आती है। हाँ, अब उसका नाम रिवील होता है, एजिल। जिनवो सीधा उससे एंट्री पास के बारे में पूछता है और कितनी दूर जाना है ये जानना चाहता है। तभी हमें डीमन कैसल के अंदर एक और कैसल दिखाई देता है जो एजिल का होता है। वहाँ एक बॉस उसका फादर होता है। जैसे ही एजिल जिनवो को अंदर ले जाती है, उसके फादर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, एजिल, ये तुमने किसे हमारे कैसल में ले आई हो? एजिल कहती है, पापा ये मेरा दोस्त है। उसके फादर बोलते हैं, कौन सा दोस्त? पूरी आर्मी लेकर के आता है। इतना कहते ही सारे डीमन नाइट्स जिनवो को घेर लेते हैं, लेकिन जिनवो शांत रहता है और कहता है, मैंने एजिल से प्रॉमिस किया है कि मुझे सिर्फ एंट्री पास चाहिए। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं बिना किसी को हार्म किए यहाँ से चला जाऊँगा। एजिल के फादर को पता होता है कि कोई नीचे के फ्लोर को बहुत तेज स्पीड से क्लियर करता हुआ ऊपर आ रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि जिनवो को रोकना नामुमकिन है। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, तुम्हें सिर्फ एंट्री पास चाहिए है ना? जिनवो कहता है, हाँ, और मुझे एजिल भी चाहिए कुछ दिनों के लिए। एजिल के फादर शॉक हो जाते हैं, तुम मेरी बेटी को लेकर के जाना चाहते हो, क्यों? जिनवो कामली रिप्लाई करता है, क्योंकि वो बाकी एंट्री पासेस को लोकेशन जानती है, मुझे एक गाइड चाहिए। एजिल के फादर सोच में पड़ जाते हैं। वो एक बाप है, चाहे मॉन्स्टर हो या इंसान, अपनी बेटी की सेफ्टी उसके लिए सबसे ज़रूरी है। वो पूछता है, तुम मेरी बेटी को डेंजर में तो नहीं डालोगे ना? जिनवो अंदर ही अंदर सोचता है, मॉन्स्टर भी अपनी बेटी की चिंता करते हैं, लेकिन वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो सेफ रहेगी। आखिरकार एजिल के फादर जिनवो को एंट्री पास दे देते हैं। अब से हर फ्लोर क्लियर करने के लिए एंट्री पास लगेगा। जिनवो एजिल को लेकर के निकलने लगता है और उसे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन देता है, लड़ाई के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। जिनवो नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी एजिल बोल पड़ती है, एक मिनट, ये वाइन बोतल ले जाओ, मेरे पापा ने दिया है। अगर तुम इसे क्लैन के हेड को दोगे तो वो खुश हो जाएंगे और नेगोशिएशन आसानी से हो जाएगी। जिनवो कंफ्यूज हो जाता है, नेगोशिएशन? क्या तुम्हारे क्लैन और इस क्लैन के बीच दोस्ती है? एजिल कहती है, नहीं। जिनवो थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, तो फिर नेगोशिएशन की जरूरत ही नहीं है। फिर वो एजिल से कहता है, तुम यहीं वेट करो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बोलते ही जिनवो फाइट करने के लिए चला जाता है। अब फिर से हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनचुल और चेयरमैन एक नेशनल लेवल हंटर से बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो हंटर जिनवो के बारे में पूछता है, तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? जिसमें जिनचुल मना कर देता है और कहता है वो हमेशा इसी तरह गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग और भी बातें करते हैं और हाथ मिलाते वक्त वो हंटर बोलता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि जेजू आइलैंड का क्या सीन है? सच बोलूँ तो मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, बट मैं बहुत बिजी हूँ और वैसे भी साउथ कोरिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे हायर कर सके। इतना बोलकर वो चला जाता है। चेयरमैन को लगा कि वो जेजू आइलैंड रेड में हेल्प करने आया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर चेयरमैन काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिसपे जिनचुल कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, जापान वालों ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि वो जेजू रेड में हमारी हेल्प करेंगे और जापान का सबसे बड़े गिल्ड का एक हंटर हमसे किसी भी वक्त मिलने आ रहा होगा। सीन फिर से डीमन कैसल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिन्होंने इजीली सारे फ्लोर क्लियर करते जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था।
अब वो लेवल 87 तक पहुंच चुका था। सिर्फ यही नहीं, अब जिनोवो अपनी शैडो आर्मी के सोल्जर्स को प्रमोट भी कर सकता था, बट फिलहाल सिर्फ 2 ही सोल्जर्स को प्रमोट करने का ऑप्शन था, एग्रिस एंड टैंक। जिनोवो उन दोनों को प्रमोट कर देता है, जिसके बाद एग्रिस नाइट से इलाइट नाइट बन जाता है एंड टैंक इलाइट से नाइट बन जाता है। उसके बाद जिनोवो को इनके नए नाम रखने का भी ऑप्शन मिलता है, बट वो कोई नाम नहीं रखता। जिनोवो उनकी ऑरा फील कर सकता था और उसे क्लियरली समझ में आ रहा था कि एग्रिस अब एक एस रैंक हंटर जितना पावरफुल बन चुका था एंड टैंक एक टॉप लेवल ए रैंक हंटर जितना पावरफुल हो गया था। इतने में एजिल पहुंचती है। अब तक आप कितने क्लैंस को हरा चुके हो? जिनोवो बोलता है, हम अब 89 फ्लोर पे हैं एंड टॉप 9 क्लैंस का काम तमाम कर चुके हैं। एजिल बोलती है, 90th फ्लोर से काफ़ी हाई रैंक के नोबल्स आने वाले हैं जो बहुत पावरफुल होंगे, तो आप ट्राई करना कि नेगोशिएशन करें, शायद वो लोग भी एंट्री पास दे दे जैसे हमारे क्लैन वालों ने दिया था। जिनोवो हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, अगर मैं कमज़ोर होता तो क्या तुम्हारे क्लैन वाले मुझे एंट्री पास दे देते? ये सुन के एजिल शॉक हो जाती है, लेकिन जिनोवो फिर कहता है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे क्लैन को नंबर 1 बनाना है। एजिल कंफ्यूज होकर पूछती है, आखिर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिनोवो कहता है, बिकॉज तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुन के एजिल पूरा ब्लश करने लगती है। उसके बाद फाइनली जिनोवो 90th फ्लोर एंटर करता है और जैसा कि एजिल ने बताया था, यहाँ के मॉन्स्टर सच में काफ़ी पावरफुल होते हैं। नीचे के फ्लोर के कंपैरिजन में यहाँ पे जिनोवो का माना भी बहुत फास्ट ड्रेन हो रहा था। फिर भी जिनोवो ईजिली 97th फ्लोर तक पहुँच जाता है और वहाँ के बॉस को डिफीट कर देता है। उसके बाद जिनोवो एजिल से कहता है, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर दी है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, आगे की मैं संभाल लूँगा। पर एजिल कहती है, नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे देखना है इस फाइट का रिजल्ट। जिनोवो कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर सिन हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में शिफ्ट होता है। यहाँ जापान के सबसे बड़े गिल्ड का एक टॉप हंटर ryuji कोटो भी मीटिंग में होता है। वो लोग जेजू आइलैंड रेड की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे होते हैं। कोटो बोलता है, हमें एक साथ काम करना चाहिए जेजू आइलैंड रेड में, हमारे गिल्ड में 11 एस रैंक हंटर हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी साउथ कोरिया में 10 एस रैंक हंटर होते हैं, बट कोटो के गिल्ड में 11 हैं। ये डील साउथ कोरिया के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती थी, बट चेयरमैन को डाउट होता है, आखिर एक इतनी बड़ी गिल्ड हमारी हेल्प क्यों करना चाहती है। फिर हमें पता चलता है कि ryuji कोटो को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल चाहिए। अगर वो जेजू रेड में मदद करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। फिर सीन वापस डीमन कैसल पर शिफ्ट होता है। अब जिनोवो ईजिली 100th फ्लोर तक पहुंच जाता है, उसका लेवल अब 93 हो चुका है। अचानक से जिनोवो आसमान में बहुत बड़ा ड्रैगन देखता है और उसके ऊपर बैठा होता है एक डीमन किंग। जिनोवो उसका ऑरा फील कर रहा था और उसे क्लियरली पता चल रहा था कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। जिनोवो पहली बार खुद पे डाउट करता है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? और इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। क्या आपको पता है कि डीमन किंग का नाम क्या है? जो सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कौन सा एनिमे आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।